हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर करें, ताकि जितने भी हमारे लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको आसानी से मिल सके। इसके नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ाए थे आपको डीसी जनरेटर के बारे में, और जो आज का हमारा क्लास है वह क्लास है ट्रांसफार्मर के बारे में। तो आइए हम जान लेते हैं कि जो हमारा डीसी जनरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल था वो क्या था। तो जो हमारा डीसी जनरेटर है उसका वर्किंग प्रिंसिपल था कि यदि हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को मूव कराएं, मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव कराएं, तो क्या होता है। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को मूव कराते हैं तो हमारा कंडक्टर मैग्नेटिक जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स को यह क्या करता है, प्रतिच्छेदित करता है। क्या करता है जी? प्रतिच्छेदित करता है, जिसके फलस्वरूप हमारे कंडक्टर के ऊपर ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होता है? ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। अब चलिए, तो यहाँ पर हम एक चीज जाने कि कभी भी किसी भी कंडीशन में यदि मैग्नेटिक फ्लक्स कटता है, प्रतिच्छेदित होता है कंडक्टर के माध्यम से, तो हमारा क्या होगा, हमारे कंडक्टर के ऊपर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। क्लियर है? तो डीसी जनरेटर में क्या है कि डीसी जनरेटर में हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्थिर है और हमारा कंडक्टर मूव कर रहा है। क्लियरली क्या है? तो डीसी जनरेटर में हमारा जो कंडक्टर है वो मूव कर रहा है, वो गति में है, गति की अवस्था में है, जबकि मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि फील्ड क्या है, स्थिर की अवस्था में है। बट ट्रांसफार्मर में उसके विपरीत हो जाता है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि मेरा जो कंडक्टर है वो स्थिर हो जाता है और जो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मूव करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स मूव करता है और मेरा कंडक्टर स्थिर रहता है। क्लियरली? ट्रांसफार्मर एक स्थिर यंत्र है। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? तो ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना। क्लियरली? ट्रांसफार्मर का काम क्या है? वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना, साथ में वोल्टेज को एक परिपथ से, सप्लाई को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में क्या कर देना, स्थानांतरित कर देना। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? तो वोल्टेज को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित कर देना, साथ में वोल्टेज को बढ़ाना और वोल्टेज को घटाना, यह ट्रांसफार्मर का कार्य है। क्लियरली? ट्रांसफार्मर में होता क्या है कि ट्रांसफार्मर में मेरा कंडक्टर स्थिर रहता है और मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो मूव करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है? मूव करता है। अब जानते हैं कैसे जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो कार्य करता है। क्लियरली? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कंडक्टर ले लेते हैं। क्या करते हैं? कंडक्टर ले लेते हैं और कंडक्टर को हम गोल 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 क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के में जो हमारा कंडक्टर है उस कंडक्टर को हम गोल गोल लपेट दिए। क्या किए? तो ट्रांसफार्मर में हमने एक कंडक्टर ले लिया और कंडक्टर को हमने क्या किया, कंडक्टर को हमने गोल 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 हमने लपेट दिया। कंडक्टर मैंने क्या किया, गोल गोल लपेट दिया। तो जब हम इस कंडक्टर को गोल गोल लपेट देंगे तो यह बन जाएगा मेरा कॉइल या कुंडली। क्या बनेगा जी? कॉइल या कुंडली बन जाएगा। क्या बनेगा? कॉइल या कुंडली बन जाएगा। और जब इस चीज को हम लेंगे ट्रांसफार्मर के अंदर तो इसे हम कहेंगे वाइंडिंग। क्या कहेंगे जी? ट्रांसफार्मर के अंदर लेंगे तो वाइंडिंग, और बाहर लेंगे तो क्या कहेगा, बाहर लेंगे तो कहेगा कुंडली। क्या कही जाएगी? कुंडली कही जाएगी या कॉइल कही जाएगी। जब इसी चीज को हम ले लेंगे ट्रांसफार्मर के अंदर तो क्या कहा जाएगा, वो कहा जाएगा आपका वाइंडिंग। क्या कहा जाएगा? वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर में सबसे पहले हमने कंडक्टर ले लिया, कंडक्टर को हमने गोल गोल क्या किया, लपेट दिया। अब लपेटने के बाद कंडक्टर के चारों तरफ हम क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील की पत्ती को लगा देते हैं। क्या करते हैं? सिलिकॉन स्टील की पत्ती को हम यहाँ पर लगा देते हैं। लगा दिए। अब लगाने के बाद क्या करते हैं कि इसके बगल में हम एक दूसरा कंडक्टर ले लेते हैं। क्या करते हैं जी? दूसरा कंडक्टर ले लेते हैं और दूसरे कंडक्टर को हमने क्या किया, गोल गोल लपेट दिया। तो इसे हम मान लेते हैं पहला कंडक्टर और इसे हम मान लेते हैं दूसरा कंडक्टर। यह मेरा पहला कंडक्टर है, यह मेरा दूसरा कंडक्टर है। क्लियरली? हमने कंडक्टर के यहाँ पे गोल गोल लपेट दिया है और यहाँ पे हमने कंडक्टर गोल गोल लपेट दिया है। अब क्या करते हैं, कंडक्टर जो हमारा पहला कंडक्टर हो गया, इस पहले कंडक्टर पर हम सप्लाई देते हैं एसी। क्या देते हैं जी? सप्लाई कौन देते हैं? हम सप्लाई एसी देते हैं। एक बात याद रखिएगा, हमारा ट्रांसफार्मर सदैव एसी सप्लाई पे कार्य करता है, डीसी पे कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं कि यहाँ पर हमने पहले कंडक्टर में क्या किया है, सप्लाई कौन सी दी है, तो पहले कंडक्टर में हमने सप्लाई दिया है क्या चीज, एसी दिया है। क्या दिया है? एसी। जब एसी सप्लाई देंगे तो इस एसी सप्लाई की वजह से इस कंडक्टर में से, ये जो हमारा कंडक्टर है, जो हमारा कॉइल है, इस कॉइल में से चुंबकीय फ्लक्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे जी? चुंबकीय फ्लक्स निकलेंगे।
हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में जब सप्लाई प्रवाहित कराई जाती है, किसी भी कंडक्टर से जब सप्लाई प्रवाहित कराई जाती है तो कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो जाते हैं। इतना बात याद रखिएगा, किसी भी कंडक्टर के अंदर से यदि हम सप्लाई को ले जाते हैं तो क्या होता है, कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो जाते हैं। तो जब यहाँ पर हम इस कंडक्टर में सप्लाई देते हैं एसी प्रवृत्ति की, तो इस कॉइल के माध्यम से हमारे यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होते हैं? चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होते हैं। यदि यहाँ पर सप्लाई डीसी होती तो यहाँ पर जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता, क्या उत्पन्न होता जी? चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता। तो वह चुंबकीय फ्लक्स मेरा स्थिर चुंबकीय फ्लक्स होता। कौन सा चुंबकीय फ्लक्स होता? स्थिर चुंबकीय फ्लक्स होता। यदि यहाँ पर सप्लाई डीसी होती तो इस कंडक्टर के चारों तरफ जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता वह चुंबकीय फ्लक्स मेरा स्थिर प्रवृत्ति का होता। एक तरफ मेरा नॉर्थ बनता, एक तरफ मेरा साउथ बनता। बट यहाँ पर जो सप्लाई हमारी है वह सप्लाई एसी प्रवृत्ति की है, इसलिए इस कंडक्टर के चारों तरफ जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा वह सभी का सभी चुंबकीय फ्लक्स आपका गतिमान चुंबकीय फ्लक्स होगा, परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स होगा। इतनी बात याद रखिएगा क्लियरली। यदि हमारी सप्लाई डीसी होती तो इस पॉइंट पे नॉर्थ बनता और इस पॉइंट पर साउथ बनता, मगर ये हमारी सप्लाई एसी है तो यहाँ नॉर्थ साउथ क्या होगा, प्रति क्षण यह नॉर्थ साउथ हमारा चेंज होगा। क्लियरली। तो इतना बात हम जान गए, इतनी बात को हम लोग जान गए कि जब हम किसी कंडक्टर में से सप्लाई को ले जाते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होते हैं। यदि हमारा सप्लाई एसी प्रवृत्ति का होगा तो जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा वह घूमने वाला होगा, परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स होगा। यदि सप्लाई हमारा डीसी होगा तो घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स नहीं होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सप्लाई हम एसी दिए तो यहाँ पर घूमने वाला चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हुआ। अब यह चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, इस बगल वाले कंडक्टर में पड़ेगा। किसे पड़ा? इस कंडक्टर में पड़ा। किसे पड़ा? इस कंडक्टर में पड़ा। क्लियरली। तो यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स इस कॉइल में से यानी कि इस तार में से, इस कंडक्टर में से चुंबकीय फ्लक्स निकला और बगल वाले कंडक्टर के ऊपर चुंबकीय फ्लक्स क्या हो गया, पड़ा। तो जब बगल वाले चुंबकीय फ्लक्स पर मेरा कंडक्टर जब इस कॉइल में से चुंबकीय फ्लक्स निकल करके बगल वाले कंडक्टर के ऊपर जब मेरा चुंबकीय फ्लक्स पड़ेगा तो उस समय क्या होगा, उस समय जो मेरा चुंबकीय फ्लक्स है इस कंडक्टर के वजह से क्या होगा, प्रतिच्छेदित होगा। क्या होगा, इसके अंदर का चुंबकीय फ्लक्स निकला, इस कॉइल के ऊपर आया। किसके ऊपर आया? इस सेकंड कॉइल के ऊपर आया और सेकंड कॉइल के माध्यम से ये चुंबकीय फ्लक्स क्या हुआ, प्रतिच्छेदित हुआ। क्या हुआ जी? प्रतिच्छेदित हुआ। और जब मेरा चुंबकीय फ्लक्स प्रतिच्छेदित होगा तो इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, तो इस कॉइल में मेरा ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। क्लियर? क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं फैराडे के विद्युत चुंबक के सिद्धांत के अनुसार कि जब कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रतिच्छेदित करता है तो कंडक्टर के ऊपर ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। अब डीसी जनरेटर में क्या होता है कि मेरा मैग्नेट स्थिर रहता है, कंडक्टर मूव करता है। और ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि मेरा कंडक्टर जो है कंडक्टर स्थिर है और चुंबकीय फ्लक्स क्या कर रहा है, चुंबकीय फ्लक्स यहाँ पर मूव कर रहा है। चुंबकीय फ्लक्स क्या कर रहा है जी, चुंबकीय फ्लक्स मेरा यहाँ पर मूव कर रहा है। क्लियर? अब रही बात कि यहाँ से इस कॉइल में से चुंबकीय फ्लक्स निकला और बगल वाले कॉइल में चुंबकीय फ्लक्स चला गया। इस कॉइल से निकला और बगल वाले कॉइल में चुंबकीय फ्लक्स गया और यह जो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स घूमने वाला है, परिवर्तित है, जिसके वजह से हमारे सेकंड कॉइल पर क्या हुआ, ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया, सप्लाई उत्पन्न हो गई। क्लियर? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी कि इस स्थान से इस स्थान तक जो मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स गया उसे हम लोग कहते हैं इंडक्शन। क्या कहते हैं जी? इंडक्शन कहते हैं। जब चुंबकीय फ्लक्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है या जब सप्लाई एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है, क्या होती है, स्थानांतरित होती है, तब हम लोग उस क्रिया को क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडक्शन। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर है वह इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है, तो हमारा ट्रांसफार्मर इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। और इंडक्शन दो प्रकार के होते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन होता है, दूसरा मेरा सेल्फ इंडक्शन होता है। इंडक्शन दो प्रकार के होते हैं, म्यूचुअल और सेल्फ। क्लियरली? तो किसी भी ट्रांसफार्मर में सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन होता है और उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन होता है। सबसे पहले किसी भी कॉइल में सेल्फ इंडक्शन होता है, उसके बाद फिर म्यूचुअल इंडक्शन होता है। अब हम जान लेते हैं कि इंडक्शन क्या है। एक लाइन में जान लेते हैं कि इंडक्शन क्या है। तो जब हम किसी कुंडली में, जब हम किसी
कुंडली में एसी प्रवृत्ति की सप्लाई देते हैं तो उस कुंडली के चारों तरफ, कुंडली मतलब कॉइल, उस कॉइल के चारों तरफ परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स निकलने लगते हैं और वह परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स यदि बगल में पड़ी किसी अन्य कुंडली को प्रतिच्छेदित करते हैं तो उस कुंडली के ऊपर ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं क्या चीज? इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडक्शन। तो हमने किसी कुंडली में सप्लाई दिया एसी प्रवृत्ति का और बगल वाले कॉइल के ऊपर यह चुंबकीय फ्लक्स पड़ा और उसके ऊपर क्या हुआ? बगल वाले कॉइल के ऊपर सप्लाई उत्पन्न हो गई। फिर से एक बार, हम किसी कॉइल में सप्लाई देते हैं एसी प्रवृत्ति की और बगल वाले कॉइल में एसी प्रवृत्ति की सप्लाई उत्पन्न हो जाती है तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इंडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडक्शन। और इसे कौन सा इंडक्शन कहेंगे? तो इसे हम लोग कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहेंगे जी? म्यूचुअल इंडक्शन। तो जो मेरा ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? मेरा ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। यहां तक बात समझ में आ गई? यदि आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि मेरा जो ट्रांसफार्मर है वह किस सिद्धांत पे कार्य करता है तो इंडक्शन के सिद्धांत पे करता है। इंडक्शन दो प्रकार के होते हैं, म्यूचुअल और सेल्फ। अब क्वेश्चन आएगा कि सबसे पहले इंडक्शन कौन सा होता है ट्रांसफार्मर के अंदर? तो किसी भी ट्रांसफार्मर में या किसी भी इंडक्शन वाले पार्ट में सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन होता है, उसके बाद फिर म्यूचुअल इंडक्शन होता है। यहां तक बात समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट है? रह गई बात कि मेरा ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो ट्रांसफार्मर का कार्य होता है वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना। ट्रांसफार्मर का एकमात्र कार्य क्या है? वोल्टेज को बढ़ाना और वोल्टेज को घटाना। क्लियर? ट्रांसफार्मर का काम क्या है? वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना। ट्रांसफार्मर जो है मेरा वोल्टेज को बढ़ाता है और वोल्टेज को घटाता है। ट्रांसफार्मर कभी भी पावर को घटाता बढ़ाता नहीं है। किसको घटाता बढ़ाता है? तो ट्रांसफार्मर हमारा वोल्टेज को घटाता बढ़ाता है। किसको घटाता बढ़ाता है जी? घटाता बढ़ाता है हमारे ट्रांसफार्मर किसको? वोल्टेज को। अब यहाँ पर एक चीज हम समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पास क्या है? तो हमारे पास 1000 हम यहाँ पर 1000 न कर देते, यहाँ पर करते हैं 1000 VA। 1000 VA, तो 1000 VA का मतलब होता है, 1000 VA का मतलब होता है कि 1000 जो है, इस 1000 में मेरा करंट भी है और वोल्टेज भी है। 1000 VA का मतलब कि इस 1000 में करंट भी है और वोल्टेज भी है। तो हमारे पास 1000 VA क्या है? सप्लाई है। हमारे पास कितनी सप्लाई है? 1000 VA हमारे पास सप्लाई है। या कहते हैं हम लोग कि जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर किसमें होता है? ट्रांसफार्मर मेरा KVA में होता है। किसमें होता है जी? KVA में होता है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि हमारे पास कोई ट्रांसफार्मर है 10 KVA का। कितने KVA का ट्रांसफार्मर हमारे पास है? 10 KVA का ट्रांसफार्मर है। क्लियर? इस 10 KVA के ट्रांसफार्मर को जब हम लोग VA में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे? इसमें हम 1000 से गुणा करते हैं। क्या गुणा करेंगे जी? 1000 से गुणा करेंगे तो यहाँ मेरा हो जाएगा 1000, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा? ये 10,000 मेरा हो जाएगा VA। क्या हो जाएगा मेरा? 10,000 VA हो जाएगा। अब देखते हैं कि 1000 KV हमारे पास सप्लाई है। सप्लाई कितनी है? 1000 KV हमारे पास सप्लाई, सॉरी यहाँ पे कितनी सप्लाई है हमारे पास? 10 KV की सप्लाई हमारे पास उपलब्ध है। सप्लाई कितनी उपलब्ध है हमारे पास? तो सप्लाई हमारे पास उपलब्ध है 10 KV। कितना उपलब्ध है? 10 KVA। अब इस 10 KVA में मान लेते हैं कि हमारे पास वोल्टेज का वैल्यू कितना है? वोल्टेज का वैल्यू मेरा 200 है। वोल्टेज का वैल्यू कितना है? 200 है। तो करंट का वैल्यू कितना होगा? करंट का वैल्यू कितना होगा? अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, 10 KVA थोड़ा बड़ा पड़ जा रहा है, छोटा करने के लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं मेरे पास 1 KVA। कितना KVA जी? 1 KVA। हमारे पास 1 KVA सप्लाई है। अब 1 KVA सप्लाई में यदि वोल्टेज का वैल्यू मेरा 200 होगा तो करंट का वैल्यू कितना होगा? करंट का वैल्यू मेरा होगा 5। करंट का वैल्यू कितना होगा? 5 होगा। 5 क्यों होगा? क्योंकि I बराबर क्या होता है? I बराबर मेरा होता है क्या चीज? W/V, या क्या कहेंगे? KVA बटा, सॉरी क्या कहेंगे आप पर? VA/I। यही ना कहेंगे? VA/I हम कहेंगे। तो यहाँ पे क्या किए हम? यहाँ पर मेरा 1 KV की सप्लाई है। 1 KV की सप्लाई में वोल्टेज का मान 200 वोल्ट है तो करंट का वैल्यू कितना है? 5 एम्पियर है। यदि हम यहाँ पर वोल्टेज का वैल्यू 250 कर देंगे तो करंट का वैल्यू कितना होगा? 4 एम्पियर होगा। यदि हम यहाँ पर वोल्टेज का वैल्यू 500 करेंगे तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा। यानी कि जो मेरा ट्रांसफार्मर है वो क्या करता है? ट्रांसफार्मर वोल्टेज के मान को घटाता है और बढ़ाता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज के मान को घटाता है और बढ़ाता है। अब हम चलते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं। कुछ ट्रांसफार्मर जो होते हैं
वो कोर के आधार पर होते हैं, कुछ ट्रांसफार्मर जो है स्थापना के आधार पर होते हैं, कुछ जो ट्रांसफार्मर है वाइंडिंग के आधार पर होते हैं, कुछ जो ट्रांसफार्मर होते हैं व्यवसाय के आधार पर होते हैं। तो कई सारे आपके ट्रांसफार्मर होते हैं। तो आज हम जानेंगे किसके बारे में, तो आज हम जानेंगे ट्रांसफार्मर के पार्ट के बारे में। तो किस ट्रांसफार्मर के पार्ट के बारे में जानेंगे, तो आज हम जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हैं या पावर ट्रांसफार्मर हैं, तो पावर ट्रांसफार्मर के हम पार्ट्स के बारे में जानेंगे। इतना बात है। अब हम चर्चा करेंगे ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के ऊपर कि ट्रांसफार्मर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, ट्रांसफार्मर में कौन कौन से पार्ट होते हैं और उन पार्ट्सों का क्या कार्य होता है, उसके पार्ट्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ट्रांसफार्मर के पार्ट्स में सबसे पहले हम चलते हैं 1 नंबर में कोर के ऊपर। किसके ऊपर चलते हैं, कोर के ऊपर। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर का कोर होता है वह सिलिकॉन स्टील का होता है, और जो कोर होते हैं कई आकार के कई प्रकार के होते हैं, और विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मरों में इन कोरों का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य होता है जो ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होते हैं, उन चुंबकीय फ्लक्स को एक निश्चित मार्ग देने के लिए और चुंबकीय फ्लक्स को संघन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हम लोग कोर का प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग कोर का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग कोर का प्रयोग चुंबकीय फ्लक्स को एक निश्चित मार्ग देने के लिए और संघन करने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर के अंदर कोर का प्रयोग करते हैं। 2 नंबर में दिया गया है प्राइमरी वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर के जिस वाइंडिंग पर हम लोग सप्लाई को देते हैं उस वाइंडिंग को हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। क्लियर। अब दिया गया है 3 नंबर में सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ट्रांसफार्मर के जिस वाइंडिंग से हम लोग सप्लाई लेते हैं उस वाइंडिंग को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। जिस पर सप्लाई देंगे प्राइमरी, जिसे सप्लाई लेंगे उसे सेकेंडरी वाइंडिंग हम लोग कहते हैं। उसके बाद दिया गया है ऑयल टैंक। इस ऑयल टैंक को हम लोग कहते हैं मुख्य टैंक। क्या कहते हैं जी, ऑयल टैंक को हम लोग कहते हैं मुख्य टैंक। क्लियर। जो मेरा मुख्य टैंक होता है या मुख्य टैंक ट्रांसफार्मर के अंदर के जितने भी पार्ट होते हैं उन सभी पार्ट्सों को एक निश्चित स्थान देता है। क्या करता है जी, ट्रांसफार्मर के अंदर के सभी पार्ट्सों को एक निश्चित स्थान देता है। और इसका नाम ऑयल टैंक इसलिए पड़ा है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग होती है, जो कोर होती है, उन सभी कोरों को वाइंडिंगों को ठंडा करने के लिए इस ट्रांसफार्मर के टैंक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऑयल को डालते हैं। इसलिए इसे हम लोग ऑयल टैंक के माध्यम से या ऑयल टैंक के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। उसके बाद हमारा दिया गया है, उसके बाद हम जान लेते हैं किसके बारे में, कंजर्वेटर के बारे में। ऑयल टैंक के बाद हम लोग जान लेते हैं कंजर्वेटर के बारे में, क्योंकि कंजर्वेटर और ऑयल टैंक दोनों एक क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। क्लियर। तो ऑयल टैंक का मतलब क्या है, तो ऑयल टैंक जो है, ऑयल टैंक को हम लोग मुख्य टैंक भी कहते हैं। और मुख्य टैंक का कार्य क्या होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर जितने भी पार्ट हैं सभी पार्टों को एक निश्चित स्थान देना इसका कार्य है। क्लियर। अब जानते हैं कंजर्वेटर के बारे में। तो जो मेरा कंजर्वेटर होता है या कंजर्वेटर ऑयल टैंक के ऊपर स्थापित होता है, और क्या होता है, ऑयल टैंक से कंजर्वेटर मेरा अटैच होता है। क्या होता है, जो मेरा कंजर्वेटर है या कंजर्वेटर ऑयल टैंक से अटैच होता है, और हमारे कंजर्वेटर के आधे स्तर तक, यानी कि जो मेरा कंजर्वेटर होता है कंजर्वेटर के आधे स्तर तक तेल भरा होता है। क्या भरा होता है जी, तेल भरा होता है। कौन सा तेल होता है, तो वह होता है प्राकृतिक तेल। कौन सा होता है जी, प्राकृतिक तेल। क्लियर। तो जो मेरा कंजर्वेटर है, कंजर्वेटर के आधे स्तर तक तेल भरा होता है, और ऑयल टैंक में भी मेरा क्या होता है, ऑयल टैंक में मेरा तेल भरा होता है। अब यहाँ पे जानते हैं किसके बारे में, ऑयल ट्रांसफार्मर ऑयल के बारे में। तो ट्रांसफार्मर ऑयल एक प्रकार का प्राकृतिक ऑयल है जो ट्रांसफार्मर के अंदर की वाइंडिंग और कोर को क्या करता है, ठंडा करने के कार्य में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। जितने भी हमारे बड़े प्रकार के जो ट्रांसफार्मर हैं उन सभी प्रकार के ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग को और कोर को ठंडा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल का उपयोग करते हैं। और ये ट्रांसफार्मर ऑयल मुख्य टैंक के अंदर भी भरे होते हैं और कंजर्वेटर के आधे स्तर तक भरे होते हैं। अब जान लेते हैं मेरा कंजर्वेटर क्या है। तो जो मेरा कंजर्वेटर है या ऑयल टैंक के ऊपर स्थापित होता है, कंजर्वेटर के आधे हिस्से में तेल भरा होता है, और कंजर्वेटर के ऊपर जो है ऑयल गेज लगा होता है, और उस ऑयल गेज के ऊपर आपके लीटर में मान लिखे होते हैं, जिसे हम जान जाते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर कितना लीटर तेल है। कंजर्वेटर का कार्य क्या है, तो कंजर्वेटर का मुख्य कार्य होता है कि जब गर्मी के दिनों में जब ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग गर्म होती है, तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग गर्म होने की वजह से ट्रांसफार्मर का जो तेल होता है वो तेल गर्म हो जाता है, और जब तेल गर्म होता है
तो कंजर्वेटर के जो खाली स्थान होता है उस खाली स्थान में जाकर के तेल क्या होता है, फैल जाता है। क्या होता है जी, तेल फैल जाता है। फिर से बताइएगा कंजर्वेटर का कार्य। तो जब गर्मी के दिनों में ट्रांसफार्मर के अंदर का तेल गर्म होता है तो कंजर्वेटर के खाली स्थान में जाकर क्या हो जाता है, फैल जाता है। क्या होता है जी, खाली स्थान में जाकर के फैल जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियरली। और कंजर्वेटर के ऊपर मेरा होता है ऑयल गेज, जिस ऑयल गेज के माध्यम से हम लोग पढ़कर पता करते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर में कितना तेल है। अब कंजर्वेटर के साथ ही जुड़ा होता है हमारा ब्रीदर। क्या जुड़ा होता है जी, ब्रीदर। ब्रीदर को हम लोग ट्रांसफार्मर का नाक कहते हैं। कंजर्वेटर के साथ मेरा जुड़ा होता है ब्रीदर, और ब्रीदर को हम लोग ट्रांसफार्मर का नाक कहते हैं। जब ट्रांसफार्मर के अंदर का तेल गर्म होता है तो कंजर्वेटर में जाता है, और कंजर्वेटर में जा करके उसे खाली स्थान में फैलता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, मान लेते हैं कि मेरा कंजर्वेटर हो गया। इस कंजर्वेटर के खाली स्थान में क्या है, इस कंजर्वेटर के खाली स्थान में तेल है। क्या है, इस कंजर्वेटर के खाली स्थान में तेल है, और इस कंजर्वेटर के साथ मेरा लगा है ये ब्रीदर। इसे हम क्या कहते हैं, इसे मान लेते हैं ब्रीदर। ये मेरा क्या है, यह मेरा ब्रीदर की आकृति है, और यह मेरा कंजर्वेटर है। और यह जो कंजर्वेटर है यह मुख्य टैंक के साथ क्या है, ये जो बड़ा मेरा टैंक है, इस बड़े टैंक के साथ मेरा कंजर्वेटर क्या है, अटैच किया गया हुआ है। क्या है, अटैच है। जब तेल इसमें गर्म होता कहाँ जाएगा, कंजर्वेटर में जाएगा, और कंजर्वेटर के अंदर जो खाली स्थान है, इस खाली स्थान में क्या होगा, इन खाली स्थानों में मेरा तेल जाकर के फैल जाएगा। क्या होगा जी, तेल मेरा जाकर के फैल जाएगा। जैसे ही तेल इस खाली स्थान में फैलता है तो इस खाली स्थान की जो हवाएं हैं वो हवाएं पाइप के माध्यम से ब्रीदर में होकर कहाँ निकल जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं। तो गर्मी के दिनों में जब ट्रांसफार्मर ऑयल गर्म होता है तो कंजर्वेटर के खाली स्थान में जाकर फैल जाता है, और कंजर्वेटर के खाली स्थान की जो हवाएं हैं वो ब्रीदर के माध्यम से बाहर निकल जाती हैं। जब रात के समय मौसम ठंडा होता है तो ट्रांसफार्मर का तेल ऑटोमेटिक ठंडा हो जाता है, और जब ट्रांसफार्मर का तेल ठंडा होता है तो तेल क्या होता है, तेल का जो स्तर है वो नीचे की तरफ डाउन हो जाता है, और जो खाली स्थान है कंजर्वेटर जो कंजर्वेटर में जो स्थान जो भरा हुआ था वो क्या हो जाता है, वह स्थान खाली हो जाता है। और ठंडी में जब रात्रि के समय जब तेल ठंडा होता है तो तेल का स्तर नीचे हो जाता है, और ब्रीदर के माध्यम से जो हवाएं हैं वो हो करके कंजर्वेटर के खाली स्थान में जाकर क्या जाती हैं, भर जाती हैं। इसलिए हम लोग ब्रीदर को ट्रांसफार्मर क्या कहते हैं, नाक कहते हैं। ब्रीदर को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीदर को हम लोग ट्रांसफार्मर का नाक कहते हैं। ब्रीदर के माध्यम से ट्रांसफार्मर के अंदर हवाएं जाती हैं और हवाएं बाहर आती हैं। इस ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में सिलिका जेल होता है। क्या होता है, सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल का जो रंग है वह सफेद होता है। कैसा होता है जी, सिलिका जेल का रंग सफेद होता है। क्लियरली। अब यहाँ पर बात आई ब्रीदर के अंदर हम लोग सिलिका जेल क्यों लगाते हैं। तो ब्रीदर के अंदर हम लोग सिलिका जेल इसलिए रखते हैं ताकि जब हवाएं ट्रांसफार्मर के अंदर जाएं तो जो हवाओं में जो नमी होगी उस नमी को हमारा सिलिका जेल सोख लेगा और शुष्क हवाओं को ट्रांसफार्मर के अंदर देगा। क्लियर। तो सिलिका जेल का काम क्या होता है, सिलिका जेल का कार्य होता है कि बाहर की नमी युक्त हवाओं में से नमी को सोख लेना और शुष्क हवाओं को ट्रांसफार्मर के अंदर देना। क्लियरली। और हम ब्रीदर को ट्रांसफार्मर का नाक कहते हैं। अब इसके बाद हम चलते हैं एक्सप्लोशन वेंट। क्या कहते हैं जी, एक्सप्लोशन वेंट। यह एक्सप्लोशन वेंट भी कंजर्वेटर के साथ ही अटैच होता है। कंजर्वेटर के बगल में ही मेरा क्या होता है, एक्सप्लोशन वेंट होता है। और यह एक्सप्लोशन वेंट एक प्रकार का क्या है, सुरक्षा युक्ति है। क्या है, सुरक्षा युक्ति है। जब तेल आवश्यकता से अधिक गर्म हो जाता है, जब तेल आवश्यकता से अधिक गर्म हो जाता है, यानी कि जो तेल का जो टेम्परेचर का जो लेवल है उस टेम्परेचर के लेवल से जब तेल का लेवल का जो टेम्परेचर है वो अधिक बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर के अंदर का जब तेल जब अधिक बढ़ जाता है तो जब ट्रांसफार्मर के तेल का जो दबाव है, दबाव क्या हो जाता है, दबाव उसका बढ़ जाता है। जब ट्रांसफार्मर के अंदर का तेल गर्म होगा, जब तेल गर्म होगा तो तेल में फैलाव होगा। जब तेल में फैलाव होगा तो जाहिर सी बात है कि तेल का दबाव जो होगा वो अधिक होगा। क्या होगा जी, तेल का दबाव अधिक होगा। जब तेल का दबाव अधिक होता है तो वह तेल कहाँ जाता है, वो तेल जाता है आपके एक्सप्लोशन वेंट में। और एक्सप्लोशन वेंट में वाल्व लगा होता है। क्या लगा होता है जी, ट्रांसफार्मर हमारे एक्सप्लोशन वेंट में वाल्व लगा होता है। और जब तेल आवश्यकता से अधिक गर्म होता है तो वह एक्सप्लोशन वेंट के वाल्व को तोड़ देता है और तोड़ करके तेल बाहर ट्रांसफार्मर से गिरने लगता है। क्लियर। और जो मेरा मुख्य टैंक होता है वह मुख्य टैंक फटने से बच जाता है। और यदि एक्सप्लोशन वेंट नहीं होता तो
तेल काफी अधिक मात्रा में जब फैलाव होगा तो ट्रांसफार्मर क्या हो सकता है, फट सकता है, ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लोशन वेंट का उपयोग करते हैं। एक्सप्लोशन वेंट एक प्रकार का सुरक्षा युक्ति है। जब ट्रांसफार्मर के अंदर का तेल आवश्यकता से अधिक गर्म हो जाता है तो वह एक्सप्लोशन वेंट के अंदर के वाल्व को तोड़ देता है और तोड़ करके तेल ट्रांसफार्मर से बाहर निकलने लगता है। क्लियरली। अब हम चलते हैं बोकॉज रिले के बारे में। तो बोकॉज रिले भी एक प्रकार का सुरक्षा युक्ति है। यह बोकॉज रिले एक प्रकार का सुरक्षा युक्ति है और बोकॉज रिले भी हमारे कंजर्वेटर के साथ जुड़ा होता है। बोकॉज रिले का कार्य क्या होता है कि जब ट्रांसफार्मर का तेल अधिक मात्रा में गर्म होता है तो ट्रांसफार्मर का तेल अधिक मात्रा में गर्म कब होगा कि जब ट्रांसफार्मर के अंदर किसी प्रकार का दोष होगा, किसी प्रकार का फॉल्ट होगा। जब ट्रांसफार्मर के अंदर किसी प्रकार का दोष या किसी प्रकार का फॉल्ट होता है तो ट्रांसफार्मर का तेल गर्म होता है। जब तेल गर्म होता है तो उस कंडीशन में क्या करता है, उस कंडीशन में मेरा बोकॉज रिले एक प्रकार का हॉर्न बनाता है। ये क्या करता है, उस समय मेरा बोकॉज रिले एक प्रकार का साउंड पैदा करता है, आवाज पैदा करता है और ट्रांसफार्मर की सप्लाई को ब्रेक कर देता है। बोकॉज रिले एक प्रकार का सुरक्षा युक्ति है। ट्रांसफार्मर में किसी प्रकार का दोष आने पर यह क्या करता है, साउंड करता है और ट्रांसफार्मर के सभी सप्लाई को क्या करता है, ब्रेक कर देता है, सप्लाई को काट देता है। क्लियर। उसके बाद दिया गया है मेरा तापमापी। तो तापमापी क्या करता है, तो तापमापी ट्रांसफार्मर के तेल के टेम्परेचर को बताता है। ट्रांसफार्मर का जो तेल है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 100 डिग्री के क्या होना चाहिए, 100 डिग्री से कम होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर। जो टेम्परेचर का जो वास्तविक जो तेल का जो वास्तविक टेम्परेचर है वो 50 के समथिंग होना चाहिए। जब उससे अधिक होता है तो ट्रांसफार्मर समझे किसी न किसी प्रकार खराबी आ जाती है। अब चलते हैं किसके बारे में, अब हम चलते हैं टेपिंग स्विच के बारे में। तो जो हमारा टेपिंग स्विच है, यह टेपिंग स्विच सेकेंडरी वाइंडिंग में स्थापित किया जाता है। किस लिए, तो वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, वोल्टेज को किसके लिए, वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए कहें या वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए हम क्या करते हैं, टेपिंग स्विच का उपयोग हम लोग करते हैं। उसके बाद दिया गया है पाइप। तो इसे हम लोग कूलिंग पाइप कहते हैं। तो जो कूलिंग पाइप होता है मुख्य टैंक के साथ अटैच होता है। ट्रांसफार्मर का जो मुख्य टैंक होता है उसमें मुख्य टैंक के साथ मेरा कूलिंग पाइप अटैच होता है। कूलिंग पाइप का कार्य क्या होता है, तो कूलिंग पाइप का कार्य होता है ट्रांसफार्मर के तेल को ठंडा करना। गर्मी के दिनों में ऑयल टैंक के जो गर्म तेल है वो पाइप में चले जाते हैं और पाइप के जो ठंडे तेल है कहाँ चले जाते हैं, ट्रांसफार्मर के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद दिया गया अर्थ पॉइंट। तो जितने भी हमारे ट्रांसफार्मर हैं उन सभी ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या कर देते हैं, उसकी बॉडी को हम लोग जमीन के साथ अर्थ कर देते हैं। इसके बाद दिया गया है आपका डाटा। क्या दिया गया है जी, डाटा दिया गया है। तो डाटा का काम क्या होता है, डाटा जो होता है ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा होता है, जिसके ऊपर ट्रांसफार्मर के जितने भी विवरण है सभी के सभी विवरण हमारे डाटा प्लेट में नोट होते हैं। ट्रांसफार्मर में व्हील भी होता है। तो व्हील का काम होता है ट्रांसफार्मर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए। आज के इस वीडियो में इतना ही टॉपिक। इसका जो अगला जो वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में कितने प्रकार के हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं उनके बारे में बताएंगे और ट्रांसफार्मर के इक्वेशन के बारे में बताएंगे। साथ में जो मेरा ट्रांसफार्मर हम लोग वाइंडिंग करते हैं तो वाइंडिंग करने का जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन कैसे हम निकालेंगे, किस माध्यम से हम किसी ट्रांसफार्मर का निर्माण करेंगे, उन सभी का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में बना करके अपलोड करेंगे।